This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः निज अश्विन शुद्ध चतुर्थी दिनांक 20 अक्टोबर 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 शिंबी धान्य वर्ग शंखं चक्रं गदां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धां आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदगतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छद्मि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। सस्नेह बलिभिर्बोज्झाः विविधाः शिम्बिजातयः सस्नेह सस्नेहाः शिम्बिजातयः प्रयोक्तव्याः बलिभिः एवं च बलिभिः योज्याः न च वृषा न चक्षुष्या विष्टभ्य च विपच्यते न एताः वृषाः न चक्षुषाः एवं च विष्टम्भं कृत्वा एव एतेषां पचनं भवति इति। आढकी कफपित्तग्नि वातला कफवातनुत् अवल्गुजः सैडगजः निष्पावा वातपित्तलाः। आढकी यस्य बाहुल्येन उपयोगः क्रियते कफपित्तग्नि किन्तु वातला कफवातनुत् अवल्गुजः सैडगजः अवल्गुज सैडगज कफवातनुत् अस्य प्रयोगः भवति न वा इति चिन्त्यमेव। ताकळा इति लोके तस्य बीजस्य अनेन प्रकारेण प्रयोगः भवति इति न चिन्त्यते। निष्पावा वातपित्तलाः निष्पाव इस् वातपित्तल पावटा तस्य उपयोगः दृश्यते। काकांडोलात्मगुप्तानाम् आशवत्फलमादृश्यते। तो काकांडोला और आत्मगुप्ता कपिकच्छु जो है उनका माश के जरिए फल समझ लेना चाहिए। द्वितीयोऽयं शमीधान्य वर्ग प्रोक्तो महर्षि। तो ये दूसरा शमीधान्य वर्ग महर्षि ने आचार्य आत्रेय ने बताया। पीछे क्यों जाता है पता नहीं। अथ मांसवर्गः गोखराश्वतरोष्ट्र श्वद्वीपि रोष्ट्राश्व द्वीपि सिंहर्क्षमानराः वृको व्याघ्रस्तरक्षुश्च बभ्रुर्मार्जारमूषिकाः लोपाको जम्बुकश्चेनो वान्तादश्चाशवायसौ शशग्निमधुना भासो वृध्रोल्कुलिङ्गकाः धूमिकाकुररश्चैति प्रसः मृगपक्षिणः। तो मृगाणां पक्षीणां च एकत्र समावेशः प्रसः इत्यनेन
व्यवहार में आड़की पित्तकर परिणाम दिखाती है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। एक तो इसमें स्पेसीज बदल गई है और आज की जो हाइब्रिडाइज्ड टूअर है वो शायद पित्त बढ़ा देती होगी, या किसी दूसरे कारण से पित्त बढ़ता होगा और अड़की पर उसका दोष जाता होगा, ये भी पॉसिबल इस प्रकार का है। एसिड पेप्टिक सिम्टम्स बाय आड़की। आत्ममुक्ता का प्रयोग कैसे करें? मालूम नहीं, जैसे इस प्रकार का माशा का करते हैं उसी प्रकार से शायद प्रचलन में था, या खीर बना के वगैरह करते हैं। फिर कभी कच्चू बीज का ही प्रयोग करना है और उसको पकाना है भली भांति। मालूम नहीं ये किस प्रकार से होता होगा। तो आड़की के बारे में जो बताया जाता है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ग्रंथों के अनुसार अगर कफ पित्तग्नि और वातल है तो उसके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा। आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद वेजिटेरियन है ऐसे प्रवाद लोगों में प्रचलित है और वो शायद इसी तरीके से है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। तो वास्तव में ऐसी कुछ स्थिति है नहीं। शेवगाच्या शेंगाची भाजी करतात तशी पॉसिबल है, एक बार देखो। उसमें अगर हम कच्चा लेते हैं तो उसके ऊपर लव रहती है कभी कच्चू, और वो काफी दिक्कत वाली बात होती है। अगर सुबह है उसको निकाला जाए तो दो बिंदु होते हैं तो वो तकलीफ नहीं देगी, लेकिन बाद में ये ऊपर वाला हिस्सा है उसका थोड़ा भी स्पर्श हो गया तो वो शोथ को निर्माण करता इस प्रकार का है। तो इसके लिए बीज का ही प्रयोग ज्यादा बेहतर लगता है। अगर आर्द्र बीज मिलते हैं तो जैसे हम बाकी चवड़ी वाटाणा इस प्रकार का करते हैं आर्द्र का, उसी प्रकार से उसका शायद कर सकेंगे कभी कच्चू का। और वो वृषम वृक्ष है। मैंने एक अनुभव बताया था फणसरकर और कोल्हटकर जी का, कि दोनों कहीं गए थे दूसरी जगह, और वो सुबह फणसरकर टहलने के लिए निकले तो वो उनका कभी कुछ दिखाई, तो उन्होंने गंध लिया उसका और कोल्हटकर से कहा देखो इसका गंध सुनो सूंघो। तो कोल्हटकर ने गंध सूंघा तो उन्होंने बता दिया तो शुक्र का गंध है। ये वही है कभी कच्छ वृषम वृष्या, ये जो उसके बारे में बताते हैं उसके गंध से ही पता चलता है कि ये अतिवृष्य इस प्रकार की है, तो शुक्र का गंध बिल्कुल आता है। मैंने ऐसी कभी कच्चू बाहर नहीं देखी है, और शुरू में मैंने ये प्रयास किया था कि वो सेंग लाए और फिर उसकी जो लव है उसको गुड़ में बना के गोली बनावे अथवा कैप्सूल भरे, और फिर कृमि के लिए वो अच्छी है। लेकिन ये काफी दिक्कत वाला मामला होता है, थोड़ा भी स्पर्श हो जाता है तो ये काफी दिक्कत पैदा कर देती है। तो मैंने वो छोड़ दिया आगे प्रयास इस प्रकार का। लेकिन उस समय में ये लाई थी, सिंग लाई थी, ऐसा है। तो ये आयुर्वेद वेजिटेरियन है ऐसा नहीं है। और एक बात स्पष्ट है कि हमें सभी मानव जाति का विचार करना है, जो भी लोग, जो भी खाने वाले इस प्रकार के हैं, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन डाइट हो, तो उनके गुणधर्मों के बारे में पता होना जरूरी है। आप खुद खाओ न खाओ ये अलग चीज है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये धर्म से, जाति से भी जुड़ा है, और बचपन से जिस प्रकार के संस्कार होते हैं उसके आधार पर हमारी मनोवृत्ति बनती जाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि शाकाहार ही करना है इस प्रकार से। अहिंसा प्राणवर्धनानाम इस सूत्र के अनुसार प्राणवर्धन अगर हम चाहते हैं तो हिंसा नहीं करनी है। लेकिन वनस्पति भी सजीव है
और हाँ, उनको हम ले लेते हैं, ये एक बात ध्यान में रखें। श्वेतश्यामश्चित्रपृष्ठः कालकः काकुली मृगः ऊर्चिका चिल्लटो भेको गोधा शल्लक गंडको कदली नकुलस्वावित इति भूमिशया स्मृताः। ये भूमिशय इस प्रकार के बताए गए हैं। इन सभी के बारे में जहां तक जानकारी मिले, कौन सा क्या है, संस्कृत नाम किसका क्या है और प्रचलित नाम क्या है, या जूलॉजी के अनुसार कौन सी स्पेसीज है, ये अगर हम समझ सकेंगे तो शायद ये बात बन सकती है। और शहरों में तो सभी पेट एनिमल्स का ही प्रयोग होता है, लेकिन हम जंगल में जाएंगे तो आदिवासी वगैरह जो है वो इस सभी का मांस का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुरमरश्चर्मर खड्गो महिषो गवयो गजः न्यंकुरवराहश्चानुपा मृगा सर्वे रुरुस्तथा। रुरुः बहुशृंगो हरिणः सुरमरः महाशूकरः चमरः केशमृत्युः केशमृत्युः खड्गः गण्डकः कूर्मः कर्कटको मत्स्य शिशुमारस्तिमिङ्गिलः शुक्तिशङ्खोऽद्रकुम्भीर चुल्की मकरादयः इति वारिशयः प्रोक्ताः। तो जल में रहने वाले वारिशय वक्षन्ते वारिचारिणः, तो वारिशय अलग है और वारिचारी अलग है। हंस क्रौंचो बलाका च बकः कारण्डवः प्लवः शरारिः पुष्कराभश्च केशरी मणितुण्डकः मृणालकण्ठो मद्गुश्च कादम्बः काकटुण्डकः। ये पक्षी है। उत्कृष्ट पुंडरीकाक्षो मेघरावो मुकुट अम्बुकुकुटी अम्बुकुकुटी भी है, मैंने पहली बार सुना। आरानंदी मुखी घाटी सुमुखा सहचारिणः रोहिणी कामकाली च सारसो रक्तशीर्षका चक्रवाकस्तथान्ये च खगाः सन्ति अम्बुचारिणः। तो जलेशय वारिशय अलग है और अम्बुचारी ये सब पक्षी है, और इनके बारे में आधुनिक विज्ञान में काफी संशोधन हुआ है। और ये जो पक्षी स्थलांतर करते हैं हजारों किलोमीटर उड़ते उड़ते जाते हैं, इनके बारे में काफी संशोधन किया गया है। और ये बड़ी अजीब बात है कि हर बरस ये स्थलांतर करते रहते हैं। कुछ पक्षी उसमें से मरते हैं, लेकिन बाकी तो पहुंच जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर। पृषत शरभो राम शब्दष्ट्रो मुगमातृका शशोरणौ कुरंगश्च गोकर्णः कोट्टकारकः चारुष्को हरिणैणौ च शंबरः कालपुच्छकः ऋष्यश्च वरपोतश्च विज्ञेया जांगलामृताः। शश एक है यहाँ। वैसे बाकी मिलने में क्या है मालूम नहीं है। हाँ। लाभो वर्तिरकश्चैव वार्तिकस्य कपिञ्जनः चकोरश्चोपचक्रश्च ककुभो रक्तवर्त्मकः लावाद्या विष्किरास्त्वेते भक्ष्यन्ते वर्तकादयः। तो ये विष्किर इस प्रकार के हैं जो खाना बिखरते और चुन चुन के खाते हैं, इस प्रकार के। वर्तकादयः वर्तको वर्तिका चैव बर्हि तित्तिरि कुक्कुटौ कंकशार पद्मेन्द्राध कंकशार पद्मेन्द्राभ गोनर्द गिरिवर्तिकाः क्रकरो वकरश्चैव वारुडश्चेति विष्किराः। तो ये सभी विष्किरे ही है। इसमें कक्कुट
काय काय नाही कळत ना. नहीं, आयुर्वेद की दृष्टि से काम हुआ होगा ऐसा मुश्किल है बताना. वो तो है. पक्षियों के बारे में ये संदेह नहीं है कि काम हुआ होगा, और उसका मॉडर्न नॉमेनक्लेचर क्या है इसके बारे में तो पता होगा. आयुर्वेद की दृष्टि से क्या है ये देखा पड़ा. कुक्कुट इसमें है, ये एक अहम चीज है, और बरही मयूर इसमें है. शतपत्र भृंगराज कोयष्टिर जीव जीव कहा, कैरातक कोकिलोत्यूहो गोपा पुत्र प्रियात्मजा. लट्टा लट्टू शको बभ्रुर वटः डिंडिमानकः. जटी दुंदुभिपाकार लोह पृष्ठ कुलिंगकाः. कपोत शुक सारंगाश्चिरिटी चिरटी कंगुयष्टिकाः. सारिका कलविंकश्च चटकोंगारचूडकः. पारावत पांडविक इत्युक्तः प्रतुदा द्विजाः. तो ये प्रतुद इस प्रकार के बताए गए हैं. प्रसह्य भक्षयन्ति इति प्रसहास्तेन संहिताः. ये जोर पूर्वक या बलपूर्वक भक्षण करते हैं इसलिए प्रसह कहे जाते हैं, छीन लेते हैं इस प्रकार से. भूषया बिलवासित्वात् अनुपानुपसंशया. बिल में रहने के लिए भूषय ये संज्ञा होती है. अनुपानुपसंशया, तो अनुपसंशय होने के कारण अनुप कहते हैं. जले निवासात जलजा जलेचर्या जलेचराः. पानी में रहने वाले वो जलज, और जल पर भ्रमण करने वाले या फिर संचार करने वाले वो जलेचर है. स्थलजा गांगला प्रोक्ता मृगा जांगल चारिण. स्थलज है वो जांगल इस प्रकार के बताए गए, और जांगलचारी जो मृग है. मत्स्य के बारे में डिटेल स्टडी माधवी दीक्षित मैडम गोवा ने किया हुआ है ऐसा सुना है. पॉसिबल है उसका, मुझे तो ये पता नहीं है उसका एमडी का थीसिस क्या था. पीएचडी उसने मेरे अंडर किया है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में. उसका भी सब्जेक्ट अभी मुझे ज्ञात नहीं है, वो स्वस्थ के बारे में ही है. हाँ, माहिती नहीं होगा. ठीक है. विखिर्य विष्किराश्चेति प्रतुद्य प्रतुदा स्मृताः. विधा तेषां मांसानां परिकीर्तिता. तो इसमें एक अहम चीज है कि अभी की जो नॉमेनक्लेचर की पद्धत है उससे ये काफी अलग इस प्रकार का है. शहद के बारे में भी यही होता है. अभी जो मधुमक्खियों का क्लासिफिकेशन होता है वो हमारे हिसाब में उनके जाति के ऊपर है, भ्रमर वगैरह इस प्रकार से, पौष्कर भ्रमर वगैरह, और उसके अनुसार मध के गुणधर्म अलग अलग होते हैं. और अभी किस पेड़ से वो मधुमक्खियां मध लाती है उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन होता है. तो ये वास्तव में एक अभ्यास का विषय है कि ये दोनों क्लासिफिकेशन जो है इसमें भी जातियों के आधार पर क्लासिफिकेशन है, और यहाँ कर्मों के आधार क्लासिफिकेशन है. और शायद यही भाव जो व्यक्ति इस प्रकार के खाना खाने वाले हैं, मांसाहार करने वाले हैं, उनमें भी होते हैं. प्रसह्य या प्रतुद वगैरह वगैरह जो बताए गए हैं तो उनमें उसी प्रकार के भाव निर्माण होते हैं. ये थोड़ा सोचने का विषय है. वृषा परम वातहरा प्रपवित्त विवर्धना हिता व्यायाम नित्य में सरा दरा दित्ता गणेष्टि. हाँ, प्रसह भूषयानुप वारिचा वारिचारिणा. प्रसह भूषय अनुपवारिज और वारिचारी, ये जो है गुरुष्णा स्निग्ध मधुरा.
गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर बलोपचय वर्धना, बल और उपचय वर्धन करने वाले, वृषा पाता वाता परम वाता, वृक्ष और श्रेष्ठ वाता हर इस प्रकार का है। कफपित्त विवर्धना, लेकिन कफपित्त को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार का है। हिता व्यायाम नित्यभ्यो नरा दीप्ताग्नेयश्री, तो जो व्यायाम नित्य है और दीप्ताग्नि है उनके लिए ये हितकर इस प्रकार के हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि व्यायाम नित्य होना, दीप्ताग्नि होना, और फिर प्रसह भूषय अनुपवारिजय और वारिचारी इनका मांस भक्षण करेंगे तो गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर बलोपचय वर्धन वृष्य परम वातहर और कपत विवर्धन, ये सब उनके गुणकर्म प्राप्त होंगे। प्रसानाम विशेषण मांसम मांसाशिनाम विष, तो मांसाशी इस प्रकार के जो प्रसह है उनका मांस विशेषतः इसके लिए हितकर इस प्रकार का है। राजेक्ष्मा में जो बताया जाता है, मांसाद मांसम मांसेन समृद्धत्वात् विशेषतः, मांसाद मांस भक्षण करने वाले प्राणियों का मांस उसकी एफिनिटी मांस बढ़ाने की इस प्रकार की रहती है। और फिर ये एक अच्छा भाग होता है कि रसोप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुतये वतु उपस्तब्धस्य शकृता केवलम वर्तते क्षयी, ये जो बताते हैं तो इसमें से बाहर निकलने के लिए ये मांसाद मांस अच्छा इस प्रकार का है। लेकिन जो लोग मांसाहार के आदी है वही उसको भलीभांति ले सकते हैं। अगर शाकाहारी है तो उन्हें काफी प्रॉब्लम इस प्रकार के हो जाते हैं वो लेने में, और उसका उतना फायदा भी नहीं दिखता इस प्रकार से। जीर्णार्शो ग्रहणी दोष शोषातानां प्रयोजये, जीर्णार्श ग्रहणी दोष और शोषार्थ इनके लिए उनका प्रयोग करें। लावाद्यो वैष्कुरो वर्गः प्रतुदा गांगला मृगाः लघु शीत मधुराः सकषाया हितानुरां पित्तोत्तरे वातमध्ये संधिपाते कफान। तो ये थोड़ा सा अजब है, विशिष्ट संधिपात है, पित्तोत्तर वातमध्य और कफानुद इस प्रकार का संधिपात है। तो इसमें लावाद्यो वैष्कुरो वर्गः प्रतुदा गांगला मृगाः, लावादि वैष्कर वर्ग प्रतुद गांगल मृग ये सभी लघु शीत मधुर सकषाय इस प्रकार के हैं और इस प्रकार की कंडीशन में संधिपात की अवस्था में उपयुक्त है। अभी ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है कि संधिपात की इस प्रकार के अवस्था में इनका इस तरीके से उपयोग, और वो शायद मांसरस के रूप में करना इस प्रकार का है। और इस प्रकार की संधिपात की अवस्थाओं का वर्णन औषधि में कहीं नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। एक ठीक है कि यहाँ आहार में आ गया, और आहार में इस प्रकार के संधिपात की टिपिकल अवस्था पित्तोत्तर वातमध्य और कफानुद इस प्रकार की अवस्था यहाँ पे बताई गई, और रोगों में इसके बारे में जिक्र नहीं है। तो सन्निवेश किस सूत्र का कहाँ पे करना है, ये थोड़ी अजीब चीज होती है। जब कोई ग्रंथकार ग्रंथ लिखता है तो उसके सामने प्रतिपाद्य विषय का है क्या है, ये पूरी जानकारी रहती है कि मुझे ये बताना है इसमें। अब होता है ऐसे कि सभी अलग अलग करके हम नहीं बताते, ये आयुर्वेद की पद्धति नहीं है। एलोपैथी में सिस्टम वाइज अप्रोच इस प्रकार का रहेगा और उसके जरिए पूरे शरीर के बारे में जानकारी होगी। लेकिन हमें सिस्टम वाइज अप्रोच हमारा नहीं है, हमारा अप्रोच जो है अग्नि वाइज है कि पहले जाठराग्नि काम करेगा, भूताग्नि काम करेगा, धातुग्नि काम करेगा,
और फिर ये धातुओं के गुण और कर्म किस प्रकार के, कर्म किस प्रकार के, उसके बारे में जानकारी, दोषों के बारे में, उनके गुण कर्मों के बारे में जानकारी वगैरह दी जाएगी। और फिर इसके आधार पर स्वास्थ्य के बारे में और उसके आधार पर रोग के बारे में जानकारी। ऐसा आयुर्वेद का जो फंडा है वो इस प्रकार का। अब जब गुणधर्मों को इस प्रकार से कथन कर रहे हैं और इसमें ये चिकित्सा का विषय आ गया इस प्रकार का, तो स्वस्थ वृत्त है तो ये नहीं यहाँ पे देना। और जब चिकित्सा की बात करेंगे, किसी संधिपात की इस प्रकार की बात करेंगे, तो ये लावादी वैश्कर प्रतुद डांगल इनका मांस रस का, इनके मांस का यहाँ पे प्रयोग करना है, ऐसा वहां देना बेहतर इस प्रकार का है। जो एक क्लासिफिकेशन शुरू में कर दिया, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषण, स्वस्थ वृत्तवतम, किंचित विधंधर्वोन्मुच्यते, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। और इसके ऊपर जो चक्रपाणी दत्त की टीका है वो बहुत अच्छी टीका है इस प्रकार की। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो दोष प्रकोप भी करने वाला है और स्वस्थ वृत्ति के लिए भी हितकारक है, वो कहाँ पे जाए। तो चक्रपाणी दत्त का कहना है कि दोनों में जा सकता है। जैसे कि स्वस्थ वृत्त मेनली बता रहे हैं, लेकिन कफ पित्त वातल है, कफ पित्त को बढ़ावा देने वाले हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार का। तो मेन उसकी जो एंट्री है स्वस्थ वृत्त में आएगी, लेकिन उसके गुणधर्मों को बताते समय ये कफ पित्त निर्माण करने वाले वगैरह वगैरह इस प्रकार के है, ऐसा बताया गया है उसमें। तो ये सूत्र स्थान में विषय आया। और ये अगर कफ पित्त को बढ़ाने वाले हैं इस प्रकार से है, तो जब कभी कफ पित्त की बात होगी निदान स्थान में, सामान्य रूप से दोषों के प्रकोप हेतु क्या क्या है, तो उसमें उनका समावेश होना जरूरी है। लेकिन ये यहाँ पे बता दिए और वहां बताने का कोई चांस नहीं है, या द्विरुक्ति हो जाती है, द्विरुक्ति दोष माना जाता है, पुनर्दोष माना जाता है। तो इसीलिए त्रिस्कंद कोश की संकल्पना कोलटकर सर ने की कि उसके बारे में कहीं भी किसी भी प्रकार की जानकारी हो वो इकट्ठा हो जाए, सभी जो कारण है वो हेतु कोश में इकट्ठा हो जाए, सभी जो कार्य है वो हेतु कोश में इकट्ठा हो जाए, सभी रोग इकट्ठा हो जाए, सभी उसके लक्षण जो है वो इकट्ठा हो जाए लक्षण कोश में इस प्रकार से। और सभी प्रकार की चिकित्सा ये जो है पित्तोत्तरे वातमध्य संधिपात कपाल में गए, ये संधिपात चिकित्सा करके चिकित्सा में जाएगा। कालानुसार इन मांस गुणों में भी फर्क पड़ता होगा क्या, क्योंकि स्पेसीज में जनरेशंस के साथ म्यूटेशंस भी होते हैं, म्यूटेशंस भी तो होते हैं, होता है। और अभी तो जमाना हाइब्रिडाइजेशन का है, उसमें तो काफी परिवर्तन आ जाता है। ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि सुअर और गाय, जर्सी गाय बनाते समय इस प्रकार का जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया है वो तो बिल्कुल बेकार है, गलत है। एक ही जाति के विभिन्न स्पेसीज में अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे कि गीर कांकरेज वगैरह, इसमें तो ठीक है, मान चलते हैं कि ये फिर भी देसी गाय ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। लेकिन सुअर और गाय ये कहाँ से कॉम्बिनेशन कर दिया इस प्रकार से। तो फिलहाल जो प्रचलन प्रचलन है उसके बारे में काफी सोचना पड़ेगा कि ये तो अभी इंडस्ट्री बन गई, कारपोरेट सेक्टर सभी में आ गया है, और कारपोरेट सेक्टर आने के जरिए सिर्फ नफा मुनाफा होना इतना ही उद्दिष्ट हो गया। हम पर्यावरण की हानि कर रहे हैं, हम हमारा भी नुकसान कर रहे हैं, सभी जीवों का नुकसान कर रहे हैं, किसी के मन में ही नहीं है। निसर्ग में हम दखलंदाजी दे रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम कितने बरसों तक होने वाले हैं इसका कोई लेना देना नहीं है किसी को। विष्किरा वर्तकाद्यास्तु प्रसहाल्पांतरा गुणे। तो मैं बताना चाहता था कि त्रिस्कंद कोश की जो संकल्पना की गई
उलट कर सकते हैं। तो कुछ भी सूत्र हो, कोई भी सूत्र हो, वो हेतु सूत्र है या लक्षण सूत्र है या औषध सूत्र है, इस प्रकार से उसको क्लासिफाई करना और वो इस कोश में उसको ले लेना, ये इस प्रकार का किया गया है। लेकिन ग्रंथ की रचना बड़ी अलग इस प्रकार की होती है। उसमें जो होता है कि स्थान, उसमें अध्याय और उसमें सूत्र, इस प्रकार की रचना होती है। एक स्थान की हर एक की अलग अलग विशेषता होती है कि सूत्र स्थान किसको कहा जाए, निदान स्थान किसको कहा जाए, चिकित्सा स्थान किसको कहा जाए, और प्रमुखता से जो विषय उन स्थानों में आने चाहिए वो उन स्थानों में आ जाते हैं। लेकिन संकीर्ण भी विषय रहते हैं, ये एक चीज है। और एक जगह कहने के बाद पूरे ग्रंथ में उसका प्रचलन होना, ये भी सूत्र स्थान जैसे चीजों के लिए आवश्यक है। तो अतरार्थ सूत्रिता सूक्ष्म प्रतन्यन्ते ही सर्वतः इसके बारे में जानकारी देना जरूरी इस प्रकार का है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसका बंटवारा कैसे करें, उसको एनालिसिस करके उसको विभिन्न गठों में विभागना, ये एक आवश्यक काम होगा। और फिर कौन से गठ के लिए कहाँ निवेश करना, ये आगे वाला है। तो ये काफी दिक्कत वाला मामला है। वैसे अगर पंचकर्मों के बारे में कहना है, ऐसा समझो, तो पंचकर्म के बारे में सूत्र स्थान में वर्णन आता है। वाग्भट का हम उदाहरण ले लेंगे या चरक का भी लेंगे तो उसमें भी ये पंचकर्म का वर्णन वहां पे आया है। और फिर चिकित्सा में विभिन्न जगह पर पंचकर्म के बारे में बताया गया है, वमन देना है, विरेचन देना है वगैरह इस प्रकार से। और फिर कल्प और सिद्धि स्थान में इसके बारे में फिर से जिक्र हुआ है कि कैसे देना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। कल्प स्थान में विशेषतः जो औषधि कल्पनाएं वगैरह है उसके बारे में जिक्र हुआ है, और सिद्धि स्थान में पंचकर्म के सिद्धि के बारे में बताया गया है। कोई आदमी ऐसा भी सोच सकता है कि पंचकर्म का अलग सेक्शन होगा और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो उस सेक्शन में होगी। लेकिन एक बात ऐसी है ना कि इस रोग में ये पंचकर्म करना है, ये जो बात बताते हैं, या इस ऋतु में इस प्रकार का पंचकर्म करना है, ये जो बात बताते हैं वो ऋतुचर्या अध्याय में आ गया। ऋतुचर्या एक स्वस्थ वृत्त का हिस्सा है, तो स्वस्थ चतुष्क वगैरह इस प्रकार का क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निवेश कहाँ होना है और अन्य जगह उसकी आवश्यकता कहाँ पे है, ये सोच समझ कर मूल ग्रंथ और त्रिस्कंध दोनों को साथ में लेके जाना चाहिए। ऐसा है, ये काफी दिक्कत वाला मामला है। जब मैं कह रहा हूं कि मुझे एक नई संहिता लिखनी है तो मेरे लिए बड़ी चुनौती है कि इस प्रकार से विषयों का चयन करें, कहाँ पे किस विषय को बताए, और दूसरी जगह अगर वो चाहिए तो वहां पे वो कैसे ले ले, इस प्रकार से। अभी प्रातिपदिक कोश हमारे हाथ में है, हम कर रहे हैं उसके ऊपर काम। जो नई संहिता बनेगी उसका भी प्रातिपदिक कोश में समावेश इस प्रकार का हो जाएगा। और उसमें भी कौन से विषय कहाँ पे बताए गए हैं वो सब पुराने ग्रंथों के जरिए विभक्त होकर सभी जगह हम पा सकेंगे, ऐसा है। और मुझे तो और भी काम करना है कि आधुनिक काल में जो भी कारण है उनको समाविष्ट करना है, जो नए नए रोग आ गए हैं उनके बारे में भी काम करना है, उनका निदान पंचक इस प्रकार का बताना है। और फिर उसके लिए औषधियों के योग या औषध या तत्व ज्ञान इसके बारे में बताना है। तो ये सभी चीजें
हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब एक नई संहिता का निर्माण होता है। तो इसमें ये आवश्यक है कि पहली संहिता कैसे बनी है उसका भलीभांति ज्ञान हो। चाहे चरक सुश्रुत वाग्भट इस प्रकार की संहिताएं हो, चाहे भाव प्रकाश योग रत्नाकर भैषज रत्नावली इस प्रकार की संहिताएं हो या सहस्र योग इस प्रकार की संहिताएं हो, इसको संहिता नहीं कहा जाता, सिर्फ चरक सुश्रुत वाग्भट को ही संहिता कहा जाता है। और आगे वाले जो ग्रंथ है वो केवल भैषज ग्रंथ इस प्रकार के बताए जाते हैं, या संकलन जिसमें है इस प्रकार के ग्रंथ बताए जाते हैं। फिर भी हर एक की कुछ अलगता होती है, खासियत होती है। कुछ नए रोग ऐड किए गए हैं आगे वाले ग्रंथों में, जैसे कि अम्लपित्त है, आमवात है वगैरह। और वैशेष रत्नावली में उरस्तोय वगैरह इस प्रकार के विकारों का चयन किया गया है। उनके बारे में डायरेक्ट चिकित्सा बताई गई है, लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है। आचार्य प्रियव्रत शर्मा has made such effort in his book Charaka Samadnya, that is विषय हा कंट्रोल जातो काय कळतच नाही, क्रमबद्ध चरक संहिता, बट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल। प्रियव्रत शर्मा का योगदान है इसके बारे में, और इन सभी की जो क्रिटिकल एडिशंस बनी है, या हमारे हाथ में अभी जो टेक्स्ट आया है, कोण है बरं त्याचं करता तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की सोच हो, अगर इस प्रकार की इच्छा हो, तभी मार्ग निकले। अभी के हालात में नए द्रव्यों के बारे में किस प्रकार से विचार करें, नए रोगों के बारे में किस प्रकार से विचार करें, ये बड़ी समस्या यादव चित्रकम के आचार्य। और करीन करिसिंदांस का यह कहना है कि यादव जी चित्रकम के आचार्य में जो पाठ मिलते हैं वो कहीं हस्तलिखित में है ही नहीं। तो उसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो यादव जी त्रिकम के आचार्य को कोई ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया हो जिन्होंने उसको मूर्धन्य रख के ये लिख दिया, नहीं तो यादव जी त्रिकम के आचार्य ने खुद ही उसमें श्लोक जोड़ दिए जो उन्हें लगता था कि ये अच्छे है इस श्लोक के बजाय इन श्लोकों का यहाँ पे वास्तव रहेगा, अच्छा रहेगा योगदान। तो ये उन्हीं का योगदान इस प्रकार का हो जाए। अब मैं जब नई संहिता लिखना चाहता हूँ तो मैं तो खुद ही बताऊंगा कि मैं लिख रहा हूँ। ये हस्तलिखित वगैरह इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं मेरा ही सोच है और मैं ही लिख रहा हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें काफी मुश्किलें हैं। जानकारी हासिल करना ये सबसे बड़ी मुसीबत है, और इसीलिए मैंने त्रिस्कंद कोश का सहारा लिया, पुलटकर सर की जो कल्पना थी, और बाद में प्रातिपदिक कोश वो त्रिस्कंद कोश को सुपरसीड करने वाला है, उसको उसमें बहुत आगे जाने वाला इस प्रकार का। और उसमें और भी दो कोश निर्माण होगा, द्रव्यगुण कर्म कोश भी होगा, अन्न विषय अन्न कोश ये भी हो जाएगा, या आहार ज्ञान कोश ये भी हो जाएगा, और आधुनिक वैद्य के जो अभी कारण है वो भी इसमें समाविष्ट इस प्रकार के हो जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले ग्रंथ कैसे बने हैं ये समझे, उन्होंने किस तरीके से आयुर्वेद को समझा और फिर उसको किस प्रकार से विभक्त किया। ये विषय सूत्र स्थान में डालने हैं, निदान में डालने हैं, चिकित्सा दान में डालने हैं, कल्प स्थान में डालने हैं वगैरह इस प्रकार से, और फिर इसमें ये अध्याय में ये होना है वगैरह वगैरह।
या स्वस्थ चतुष्क, निर्देश चतुष्क वगैरह जो चरक की पद्धति है, एक विषय लेकर उसके 4-4 अध्याय उसके लिए दे देना इस प्रकार से, तो ये शायद एक बात हो सकती है। और अभी के हालात में हम दूसरे भी किसी तरीके से सोच सकते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा ये होगा कि मुझे किन किन बातों का इसमें समावेश करना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस प्रकार का होगा, और फिर कहाँ किस प्रकार का निवेश करना है। और फिर भी ये एक संघ ऐसा होना चाहिए कि ये सब मिलके एक ग्रंथ इस प्रकार का होना चाहिए, और उसमें से प्रातिपदिक कोश के जरिए क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी हासिल होनी चाहिए। तो ये सब माहौल है, ये सब हम चिंता का विषय है या सोचने का विषय है। और इसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी से अच्छी संविदा बने और आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा मिले इस प्रकार से। और जितना गहराई में हम सोचेंगे, जितना गहराई में जाकर इस सभी के बारे में विचार विमर्श करेंगे, उतना वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन सुलभ भी होना चाहिए। त्रिविध शिष्य बुद्धि ही तो होना चाहिए, ये भी एक अहम चीज इसमें है कि जो सामान्य शिष्य है वो भी भली भांति समझकर उसके प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त हो, और जो बुद्धिमान इस प्रकार का छात्र है उसके बुद्धि के लिए खाद्य भी उसमें से मिले। और आगे मेरे बाद और कोई आएगा, शायद 50 बरस बाद, 100 बरस के बाद नई संहिता लिखेगा उस समय के आधार पर। ऐसा दूसरा भी मेरा है, केवल भारत के ऊपर ये नहीं है निर्भर, पूरे विश्व के हिसाब से मुझे लिखना है। तो ये भी और बड़ी बात इस प्रकार की है, उस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और फिर उसके आधार पर आगे चलना, ये महत्वपूर्ण बात है। नातिशी नातिशीत गुरुस्निग्धम मांसम आजम अदोषणम, जो बकरे का वो ज्यादा शीत नहीं, गुरु नहीं स्निग्ध, और अदोषण, दोष को बढ़ावा नहीं देने वाला है। शरीर धातु सामान्य अनभिषंधि ब्रूहण, और शरीर धातु के सम होने के कारण अभिषंध नहीं करता, और ब्रूहण इस प्रकार का। तो अभी रेडमीट को सभी कोसते हैं, विदेशों में जाएंगे तो ये बकरे का जो मांस है उसके बारे में कोई सलाह नहीं देता है, बाकी मांस सेवन ये है। आयुर्वेद में बराबर उल्टा है। तो शायद ये कारण है कि बकरी को, जो बकरा या बकरी नैसर्गिक रूप में रहने की ज्यादा आदत है, उसको निसर्ग से छुड़ाकर आर्टिफिशियल खाना देकर उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर उसका प्रयोग करना, ये पॉसिबल नहीं हुआ। प्रयास किए होंगे, लेकिन जो कुक्कुट के बारे में हुआ, जो सुअर के बारे में हुआ, ये बकरी के बारे में नहीं हुआ। तो लोगों ने उसको बदनाम कर दिया कि नहीं नहीं, ये बराबर नहीं है। आप कुक्कुट ले लो या फिर सुअर ले लो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और मत्स्य का एक अलग है अंदाज, तो मत्स्य की भी खेती होती है अभी, ये भी एक अलग चीज है। तो विशिष्ट एरिया में विशिष्ट तरीके के मत्स्य ज्यादा पैदा कैसे हो, इसके बारे में प्रयास किए जाते हैं। जैसे पर्ल्स की भी खेती होती है जापान, कि मोतियों को उस प्रकार के जीव निर्माण करे, वो इस प्रकार का श्रृंखला जो है, शुक्ति है, वो निर्माण करे और उसमें वो मोती बने इस प्रकार से। तो सभी जगह कमर्शियलाइजेशन आ गया है, और शायद बकरा या बकरी उसको मानने वाली नहीं है, वो नैसर्गिक रीति से ही जीना चाहते हैं। तो इसलिए वो बेहतर है। अभी ये बिगड़ा नहीं है, बाकी सब लोगों चीजों को एकदम बिगाड़ दिया, दूध बिगाड़ दिया, गाय बिगाड़ दी पूरी, सुअर को बिगाड़ दिया, और ये कुक्कुट को भी बिगाड़ दिया पूरा। और उसका कमर्शियलाइजेशन हो गया, बड़ी मात्रा में इसका प्रचलन हो गया। अब कहीं भी जाए पूरे विश्व भर में, केएफसी और मैकडोनाल्ड शायद साथ में ही रहते हैं।
और केएफसी फेमस है चिकन के लिए, द चिकन पीपल, ऐसा ही कहते हैं। और इतने बड़े पैमाने पर इन सभी का निर्माण होता रहता है। अमेरिका में एक कारखाना है, उसकी क्षमता 32,000 सुअर हर प्रतिदिन मारने की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये सब हो रहा है। और जब मास प्रोडक्शन होता है तो प्राइस खूब बहुत कम हो जाती है, और प्राइस कम हो जाने से मार्केट मिल जाता है, क्योंकि लोग प्राइस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्वालिटी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो नैसर्गिक के गुणधर्म मिले, इस प्रकार का विचार ही नहीं रहा। जो भी है सस्ते में मिल जाएगा। और कौन परवाह करने वाला है कि इससे क्या होने वाला है, क्या हानि होने वाली है। इस प्रकार से तो ये बड़ी दिक्कत की बात इस प्रकार की हो गई। और हम निसर्ग से दूर चले गए, और इन सभी का हमारे सेहत से, हमारे रोग से संबंध है, ये भी बात नहीं रही। हम जो भी खाना खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। आहार संभवम वस्तु, ये बात भूल गए लोग। और कुछ भी खाओ, अगर सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, वो ले लो और वो लेते ही रहो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। और अगर मूल रूप से इसे सुधारना है तो निसर्ग की तरफ फिर से जाना पड़ेगा। तो अजय मांस सबसे अच्छा इस प्रकार का है। वैसे भारत में इसका काफी प्रचलन है, फिर भी है। कुकुट मांस का भी उतना ही प्रचलन है, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन भारत में फिर भी अजय मांस का प्रचलन है। तो ये अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज होगी, इसमें इतने मसाले डालते हैं कि चाराने की कोमड़ी और रुपया का मसाला इस प्रकार से, तो उसकी मूल टेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं रहती। और ये स्पाइसी होने के कारण पित्तवर्धक, रक्त प्रदूषक वगैरह के इस प्रकार का होता था। तो इसके बारे में भी सजग होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा ये प्रयोग करें कि बकरी या बकरा, उनका उत्पादन बढ़े, उसको उत्तेजन मिले। वैसे एक बकरी बरस में 3 बार जन्म देती। और इस दृष्टि से उनको बढ़ाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि बकरी पत्ती खाती है जो, और उनको पत्ती नहीं मिलती है, पत्री, तो फिर वो कुछ भी खाने लगती है, जो हमारी फसल वगैरह है वो भी खाने लगती है। और उसका लैंडिक खत जो है, वो एक अहम चीज है। तो उसके जरिए एक नैसर्गिक खाद्य मिल जाता है। Nowadays in water dams also commercial growth of various fish species is carried out। या तो पैसा, ये मूल मंत्र हो गया। निसर्ग क्या है, नैसर्गिकता क्या है, ये भूल गए। पहले जमाने में निसर्ग में जो उपलब्ध है उसी का प्रयोग होता था। वो निसर्ग में बढ़ाने की बात इस प्रकार की नहीं थी। अभी खेती में भी इस प्रकार के काफी परिवर्तन आ गए, और सभी का ये सिर्फ पैसों से ही लेन देन इस प्रकार का है। और मास प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो मास प्रोडक्शन में ये सब शॉर्टकट जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं।
और फिर ये दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। तो हाँ, फिर से इसकी तरफ मुड़ना ये बेहतर है। और वैसे बकरी का दूध भी एक अच्छा है। और राजयक्ष्मा के ऊपर अगर काबू पाना है तो बकरी ये अहम इस प्रकार की रहेगी। तो शरीर सामान्य अनभिषन्ति ब्रूहणम मांसम मधुर शीतत्वात् गुरु ब्रूहणम आविक। आविक जो है मेंढी उसका मधुर शीतत्वात् गुरु, ये ज्यादा मधुर शीतत्वात् गुरु और ब्रूहण इस प्रकार का है। इसमें प्रचलन तो ऐसा है जो इस प्रकार की आवी का मांस खाते हैं वो आवी का ही खाते रहते हैं, वो अजा का मांस नहीं लेते। और जो अजा का मांस खाने वाले हैं वो अजा का ही लेते रहते हैं, आवी का मांस नहीं खाते। ये एक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन आज मांस ज्यादा अच्छा है। ये अभी नातिशीत गुरु स्निग्धम मांसम आजम अदौशलम, अदौशल इस प्रकार का है। शरीर धातु सामान्य अनभिषंधि, शरीर धातु से समान होने के कारण अभिसंधि नहीं है और ब्रूहण है इस प्रकार का। और आदि का ज्यादा गुरु और ब्रूहण है क्योंकि वो मधुर और शीत इस प्रकार का है। वाग्भट में अल्पाम्बुपान व्यायाम कटुतिक्ता शनैर लघु आजन शोष जोरश्वास रक्त पित्ता सारजित, इसे सीधा उसका रोगों में प्रयोग बताया है। और कारण भी बताया, अल्प अम्बुपान व्यायाम कटुतिक्ता अशन, इसके जरिए वो लघु है ज्यादा इस प्रकार के। और स्त्री स्तन्य के बाद पहला ऑप्शन अजक्षीर का ही है, अजाक्षीर का ही है। संध्या भावे पयश्चागम। तो उस दृष्टि से भी ये प्रचलन में लाना जरूरी है। अभी विदेशों में गोट मिल्क मिलना आरंभ हो गया है, तो ये बड़ा अच्छा सुझाव है। अगर ए टू मिल्क नहीं मिल रहा हो तो गोट मिल्क लेना है, लेकिन वहां पाश्चराइजेशन होता है उसका, स्टोर्स में, बड़े स्टोर्स में मिलता है। तो ये अच्छा नहीं है। ताजा अगर मिल सके तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और पुणे में भी 200 रुपए लीटर अजाक्षीर दिया जाता है। कुछ लोगों को मैंने सुझाव दिया था अजाक्षीर के बारे में, बहुत छानबीन के बाद एक दो जगह मिला 200 रुपए लीटर इस भाव से, उन्होंने भी लिया इस प्रकार से। तो ये काफी दिक्कत वाली अभी बात है। और जैसे गाय के लिए ग्रास फीड इस प्रकार के बताए जाते हैं कि लहसुन ग्रास है या और भी इस प्रकार के ग्रास है, उनको लगाएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। उस प्रकार से मालूम नहीं, बकरी के लिए इस प्रकार के पौधे उगाएंगे जिसकी पत्ती वो आसानी से खाती है। और फिर वहां उसे दूसरी जगह किसी लेके जाने का सवाल नहीं रहेगा इस प्रकार से, और हमारा नुकसान नहीं। हाँ, बोरी की पाना। तो बदर के पत्ते इस प्रकार के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं। बदर इस प्रकार का एक फार्मिंग करेंगे, तो हमें बदर मिलेंगे और पत्ते जो है वो बकरी खाएंगी। इस प्रकार से हो सकता है। कैमल मिल भी कुछ कंट्रीज में बिकने लगा है। इवन आइसक्रीम ऑफ कैमल मिल ये भी है, खास करके यूएई में। यूनाइटेड एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स, कैमल मिल मिलता है। हमारे हिसाब में वो ज्यादा तथ्यकारक नहीं है। फिर भी उच्चतो यस्य देश सत्यम तस्य औषधम हितम, जो जिस देश में आदि है उसकी वहां पे जान पहचान है, वहां पे होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो उसके लिए बेहतर है। तो शायद जो वही के रहवासी है उनके लिए कैमल का मिल्क अच्छा इस प्रकार का रहेगा, उधर पेशेंट अवेलेबल, ये तो सही है। लेकिन ऐसा है ना कि वो वेणुमाधव शास्त्री जोशी के पास एक उधर जातो था अवस्थित केस केस डोंबिवली में थी।
और फिर उन्होंने कहा कि उल्टी का दूध शुरू करो। तो वो बोले कहाँ मिलेगा मुझे उल्टी, तो बोले राजस्थान से मंगाओ। ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। एक बार राजस्थान में जाकर रहेंगे तो शायद पॉसिबल होगा कि हाँ वहाँ आसानी से मिल जाएगा इस प्रकार। लेकिन डोंबिवली में रहकर राजस्थान से दूध मंगवाना पॉसिबल ही नहीं है इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पौष्टिक क्षीर इस प्रकार से नौ में भी पॉसिबल हो सकता है। अभी प्रचार प्रसार काफी अच्छा इस प्रकार का हो गया है और प्रिजर्वेशन की टेक्निक भी बढ़ गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर खेती फायदे में होगी तो ही किसान बच पाएगा। अगर खेती में फायदा नहीं रहेगा तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है और अभी ये बड़ी समस्या है। मी एका खेड्यावर गेलो होतो। तिथे त्या शेतकऱ्याने बकरीचे दूध आणि गाईच्या दूध एकत्र केलं आणि आता हे डेअरीमध्ये पाठवून दे. सेपरेट डिमांड असल्याने असं केलं जातं. ये पॉसिबल है. तो गाढवाचे दूध आजकाल अवेलेबल होते. गाढवाची तस्करी पण होते मांसासाठी. ये तो और अजीब है. ये चिवी जोशी के कथा में है इसके बारे में. मिल्क पाउडर मिलता है उनका, उससे यूज कर पाएंगे क्या? पॉसिबल है. अभी मेरा एक कहना है कि यूएई में ये काफी प्रॉब्लम है दूध का. बच्चों के लिए भी दूध अच्छा नहीं है और जुवेनाइल डायबिटीज बढ़ रहा है क्योंकि जो मिल रहा है दूध वो A1 मिल्क है. और लोगों को जानकारी नहीं है उसके बारे में. तो A2 मिल्क किसी भी तरीके से वहां पे अगर निर्माण हो सकता है, गायों को अगर पाल सकते हैं और उनके लिए चारा वगैरह का प्रबंध कर सकते हैं तो शायद बात हो. अब एक वहां पे मिरेकल गार्डन करके है अबू धाबी के नजदीक. अबू धाबी और दुबई के बीच में है. अद्भुत चमत्कार है. मिरेकल गार्डन ऐसा ही नाम उचित है. उस प्रकार के जो डेजर्ट है उसमें इस प्रकार का गार्डन बनाना, उस प्रकार के पौधे वहां पे उगाना, ये काफी चैलेंज है इस प्रकार का. लेकिन किया है लोगों ने, ऐसा है. तो ये भी पॉसिबल है, ये भी कर सकते हैं. तब तक मेरा ख्याल है कि ये गव्यामृत का दूध पाउडर आता है तो मेरे पोते के लिए भी प्रॉब्लम हो गए क्योंकि वो अभी 2 बरस का है और दूध वहां पे अच्छा नहीं मिलता है तो पाव फीड दूध देना पड़ता था. तो ये पथमेड़ा की जो पाउडर है उससे दूध बना के वो पिलाती है. तो उसके लिए तो वो ठीक हो गया. अभी लॉकडाउन के पीरियड में उसको ये पाउडर भेजना ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया था. और 1800 रुपए की पाउडर और 2400 रुपए कुरियर का पोस्ट का खर्च ऐसा हुआ. फिर भी हमने भेजी, वो अलग चीज है. लेकिन ये एक्सपोर्ट बिजनेस हो सकता है अगर यहाँ पे जैसे हमारे कोकण में अभी ये प्रॉब्लम है कि दूध बिकेगा कैसे. तो और दूध नाशवंत है. मिल्क पाउडर नॉट एडवाइजर फॉर लॉन्ग टर्म इंटरनल यूज ड्यू टू ऑक्साइड्स कंटेंट. तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. अगर ऑक्साइड कंटेंट के जरिए होने वाला नुकसान और A1 मिल्क लेने से होने वाला नुकसान इसको मापेंगे तो किससे नुकसान कम है और किससे ज्यादा है. तो शायद ठीक है, पाउडर का दूध तो पाउडर का दूध ही सही, लेकिन देसी गाय का तो दूध है इस प्रकार से.
गणेश तुम प्राइवेट में मत पूछो सवाल, मैंने बहुत बार जिक्र किया है। ओपन टू ऑल करो, पब्लिक करो, बाकी लोग ये पढ़ नहीं पाएंगे और फिर से मुझे वो प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है ये बताना पड़ेगा। तो मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि प्राइवेट में मत पूछो, पब्लिक क्वेश्चन है, इसमें प्राइवेट कुछ है ही नहीं वास्तव में, तो प्राइवेट में पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। और ये एक एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, ऐसा है। ए टू मिल्क मिळणे अवघड जाते, आता इस्कॉनचे ए टू मिल्क पाश्चराइज मिल्क मिळते ते चालेल का हे सध्या वापर। ऐसा है कि जो मिल रहा है उसके बारे में थोड़ा सोचना है, और नहीं मिल रहा तो फिर जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको करना है। से गुजराती में महावरा है कि ऊंट टाले आंकड़ो और बकरी टाले काकरो, यानी ऊंट आंख से सिवा सब कुछ खाता है और बकरी कंकर से सिवा सब कुछ खाती है, यानी सभी औषधियां खाने के कारण उसका दूध गुणवत्ता सभर है। ये है, सही है। अल्पाम्बुपान व्यायाम कटु तिक्ता शन लघु, वो कटु और तिक्ता अशन इस प्रकार की करती रहती है, तो ये इसमें अहम चीज इस प्रकार की है। कोई भी मुझे प्राइवेट मत पूछो, सभी के लिए पूछो। दिनेश ने भी अभी प्राइवेट में ही पूछा है, रिप्लाई प्राइवेट। तो मत पूछो प्राइवेट में सवाल, पूछने हैं वो पब्लिकली पूछो, ये बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं और कल फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः, श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।